टारगेट मिशन के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन लाइनर इतिहास के कुछ प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है, यूरोप महादेश में कितने देश शामिल हैं? आपको बताना है दोस्तों, जी हाँ, आपको बताना है यूरोप महादेश में कुल कितने देश शामिल है। तो यदि आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। यूरोप महादेश में टोटल 50 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 50 देश शामिल हैं। यदि आपसे कोई पूछता है बताओ बेटा यूरोप महादेश में कितने देश शामिल हैं, तो आपको क्या बताना है? 50 देश शामिल हैं। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल है, सेकेंड सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महादेश दुनिया में कौन सा स्थान रखता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, सबसे बड़ा कौन सा हो गया? एशिया, सबसे बड़ा एशिया। तो यूरोप कौन सा नंबर पे है? तो यूरोप जो है छठे नंबर पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का जो है छठा नंबर है, ठीक है ना, यानी कि 6th नंबर पे आता है। 6th लार्जेस्ट जो है महादेश है, समझे ना, तो छठे नंबर पे आता है। अब यदि आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप कौन से नंबर पे है, तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है छठे नंबर पे। कौन से नंबर पे दोस्तों? छठे नंबर पे। अगला जो हमारा सवाल है वो है, यूरोप और एशिया के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है यूरोप और एशिया के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है। नहीं कहा जाता था पहले, जब टेक्टोनिक प्लेट आपस में जब नहीं टकराई थी, ठीक है ना, तो नहीं टकराई थी तब यूरोप और एशिया का जो है भाग आपस में जोड़ा हुआ था, ठीक है ना। टकराने के बाद एशिया अलग हो गया, यूरोप अलग हो गया, लेकिन पहले इसको कहा जाता था यूरेशिया। क्या कहा जाता था? यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? यूरेशिया कहा जाता था। अगला सवाल है, यूरोप महादेश के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत तो 50 देश शामिल है और 50 देश का नाम बताना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं कुछ देशों का नाम आपको बता देता हूं, जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड। इसमें बहुत सारा देश है। पोलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, रूस हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, ठीक है, फ्रांस लिख दिया ना, वेटिकन सिटी हो गया, पोलैंड हो गया। तो ये सारे देश क्या है? इसके अंतर्गत शामिल है। किसके अंतर्गत शामिल है? यूरोप महादेश के अंतर्गत शामिल है। और मैं आपको बता दूं कि जो वेटिकन सिटी है, तो वेटिकन सिटी यूरोप महादेश का सबसे छोटा देश है, और रूस जो है, रूस यूरोप महादेश का क्या है? सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना। तो ये सारे देश है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, इंग्लैंड, तुर्की, यूक्रेन इत्यादि जो देश हैं वो सारे कहाँ पड़ते हैं? यूरोप महादेश में पड़ते हैं दोस्तों। चलिए अगला जो सवाल है वो लिखते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, राष्ट्रवाद क्या है? वही लो, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया है। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। अब पूछ दिया तो बताना तो पड़ेगा, इज्जत का सवाल है, नहीं तो इज्जत डूब जाएगा कि नहीं। तो चलिए बता देते हैं। तो पहला जो है, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक विचारधारा है दोस्तों। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लोगों को आपस में एक सूत्र में बांधकर रखने का काम करता है। क्या करता है दोस्तों? तो राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। क्या है? विचारधारा। विचारधारा कहाँ होती है? यहाँ होती है, दिमाग में होती है। हमारे दिलों और दिमाग पे किसका असर होता है? विचारधारा का। यदि आपको किसी की विचारधारा पसंद आती है तो आप उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, वो बंदा आपको अच्छा लगने लगता है, वो बंदी आपको अच्छी लगने लगती है। समझ में आई? आपने सुना होगा, तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम बहुत मीठा बोला करती हो, तो ऐसा आपने सुना होगा कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। तो बस उसी प्रकार से राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद भी एक विचारधारा है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एक सूत्र में बांध कर रखने का क्या काम करता है? काम करता है दोस्तों। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, राष्ट्रवाद का परिभाषा किसने दिया था? ठीक है ना, राष्ट्रवाद जो है ना दोस्तों, उसकी परिभाषा किसने दिया था? एक व्यक्ति हुए जो महान विचारक के तौर पे उभरे, ठीक है ना, तो उन्होंने ही राष्ट्रवाद की परिभाषा दिया था। उनका नाम था अंसर्ट रेनन। क्या नाम था? अंसर्ट रेनन। क्या नाम था? अंसर्ट रेनन नाम था, ठीक है ना। अंसर्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे?
अब भाई राष्ट्रवाद की परिभाषा आंसर ट्रेनर ने दिया, तो कौन से देश के थे, जानना जाहिर सी बात। तो आंसर ट्रेनर ना दोस्तों फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। कहाँ है? पेरिस। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यूरोप में कुलीन वर्ग किस भाषा को बोलते थे? तो यूरोप के में जो कुलीन लोग थे ना, देखिए बताते हैं। सबसे ऊपर वाला जो वर्ग था पादरी वर्ग था, सेकंड नंबर पे आता था कुलीन। लेकिन कुलीन भी अपने आप में एक क्या करता था, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा था। ठीक है ना, इसके कुलीनों के पास बड़ा बड़ा महल हुआ करता था, बहुत जमीन वगैरह हुआ करता था। तो कुलीन भी एक अलग स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखता था। और वो लोग जर्मन भाषा बोला करता था। कौन सा भाषा बोला करता था? जर्मन। ठीक है ना, जर्मन। और कुछ कुलीन क्या है, फ्रांसीसी भाषा, फ्रेंच भी बोला करते थे। जर्मन और फ्रेंच कह सकते हैं, मुख्य तौर पर जर्मन ही बोला करते थे। 1830 की क्रांति किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो 1830 की क्रांति जो है ना दोस्तों, 1830 की क्रांति जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो उस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम ने अपना प्रधानमंत्री बना लिया था पोलिगनेक को। किसको बना लिया था? पोलिगनेक को। तो पोलिगनेक को बना लिया। ठीक है, और दोनों क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी था। कैसा था? घोर प्रतिक्रियावादी। जिस वजह से क्या हो गया, समझ रहे हैं, एक तो नीम दूजे चढ़ा करेला हो गया, जिस वजह से दोनों के दोनों तीखा लगने लगा, तो ज्यादा तीखा हो गया, तो क्रांति हो गई, 1830 की क्रांति हो गई। ठीक है ना, तो 1830 की क्रांति कुछ इस प्रकार से हुई थी। ठीक है, और यदि हम बता दें कि चार्ल्स दसम था, चार्ल्स दसम के बाद कौन राजा बना, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, आगे प्रश्न आने वाला है। तो अभी हम थोड़ा सा उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं, थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखते हैं। अगला सवाल है, विक्टर इमेनुएला और जो काउंट काबूर है, विक्टर इमेनुएला काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? जो विक्टर इमेनुएला था वो उसने काउंट काबूर को कौन से पद पर नियुक्त किया? तो विक्टर इमेनुएला दोस्तों एक राजा था, और कहाँ से संबंध रखता था? इटली से संबंध रखता था। और उसने काउंट काबूर को जो है ना अपने पीएम के तौर पे नियुक्त किया था। पीएम मतलब प्रधानमंत्री। किस क्या? प्रधानमंत्री को के रूप में उसको क्या किया था? नियुक्त किया था। एज ए प्राइम मिनिस्टर क्या किया था? उसको नियुक्त किया था। ठीक है ना, अपॉइंट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजनी कौन था? हु वॉज मेजनी? तो मेजनी जो है ना दोस्तों, मेजनी कौन था? तो मेजनी एक स्वतंत्र गणतंत्रवादी विचारों का समर्थक था। गणतंत्रवादी विचारों का समर्थक, गणतंत्रवादी विचारों का समर्थक भी था। और पता है मेजनी जो था सेना नायक भी था, सेना नायक भी था। और मेजनी लेखक भी था। मेजनी क्या था? लेखक भी था। मतलब इसमें सभी प्रकार के गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। ठीक है ना, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द आपके यूट्यूब चैनल पे, मेजनी कौन था, गैरिबाल्डी कौन था, काउंट काबूर कौन था, सारा वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? मतलब कि उसका पेशा क्या था, प्रोफेशन क्या था? तो गैरिबाल्डी दोस्तों इटली का ही एक बंदा था जिसने क्या किया था, वो पेशे से तो खैर नाविक था, लेकिन क्या था, वो गणतंत्रवादी विचारों का समर्थक था। वो चाहता था कि इटली का एकीकरण जल्द से जल्द हो, जिस वजह से उसने अपने सैन्य अभियानों के बल पर कई क्षेत्रों को क्या किया, इटली में मिलाने का काम किया। जिस वजह से पता है काउंट काबूल ने इसको बोला था कि तुम राजा बन जाओ इस दक्षिणी क्षेत्र के, लेकिन उसने डायरेक्ट इनकार कर दिया कि भाई मुझे राजा नहीं बनना है, मैं क्या करूंगा कि ऐसे ही मतलब नॉर्मल लाइफ जीऊंगा। और इस वजह से पता है बाद में उसको वो किसान का लाइफ जीने लग गया। सोच लीजिए, इतना क्षेत्र जीतने के बाद भी उसने एक सेना का गठन किया था जिसका नाम था लाल, नहीं बताते हैं अभी, लाल आगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन वही आने वाला है शायद। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था दोस्तों। क्या था? नाविक। अगला सवाल है, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती नामक जो सेना है उसका गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी। और पता है लाल कुर्ती इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सब लोग लाल कपड़े में रहते थे। ठीक है ना, गैरिबाल्डी ने किया था। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध दोस्तों 1853 से 54 के बीच हुआ था। 1853 से 1854 के बीच हुआ था क्रीमिया का युद्ध। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। किसने की थी? मेजनी ने। कब की थी? 1831 में की थी। कब की थी? 1831 में। अगला सवाल है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो यंग यूरोप की स्थापना जो है दोस्तों, इसकी भी स्थापना किसने की थी? मेजनी ने ही की थी। किसने की थी? मेजनी ने।
मेजनी ने की थी, कब की थी? 1834 में। कब की थी? 1834। तो 31 के 3 साल बाद 34 में मेजनी ने यंग यूरोप का भी स्थापना किया। ठीक है ना। देखिए एक चीज और, यंग से याद आया, अगर कहेगा यंग इंडिया, यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? तो यंग इंडिया पुस्तक लिखा था महात्मा गांधी ने। किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था दोस्तों। यंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? महात्मा गांधी। हाँ भाई हाँ, वही महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, वही महात्मा गांधी के बारे में बोल रहे हैं जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। ठीक है ना। महात्मा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता है? महात्मा गांधी को तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में उनका एक समझिए उनका बायोग्राफी भी पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। देखिए बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब आप किसी का जीवनी लिखेंगे, जैसे आप मेरे बारे में लिखे कि सिद्धार्थ सर ने कैसे शुरुआत करी, क्या कर रहे हैं, तो वो हो गया बायोग्राफी। लेकिन मैं अपना जीवनी खुद लिखूं कि मैंने क्या किया, कब किया, तो वो हो गया ऑटोबायोग्राफी। और पता है बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। कुछ लोगों का पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा ऐसा मानना है कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़ना चाहिए। तो बोले कि क्यों ऐसा कह रहे हैं सर? तो यदि आप किसी की बायोग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे आप मेरे बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो क्या जो थर्ड पर्सन है, कोई बंदा जो मेरे बारे में लिख रहा है, क्या वो सारी चीजों को सही लिख रहा होगा? वो तो वही लिख रहा होगा ना जो मैंने उसे क्या किया है, दिखाया है। ठीक है, वो लिखेगा जो मैंने उसे दिखाया, जो मुझ में उसको दिखा। लेकिन मैं अंदर से कैसा हूं, मैं चीजों को किस प्रकार से अपने ऊपर हावी करता हूं या फिर उस चीजों को कैसे टालता हूं, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वो नहीं दिखा सकता। वो सोशल जो है, सोसाइटी के नजरिए से वो हमें देखेगा। ठीक है ना। लेकिन हम इंटरनली कैसे हैं वो नहीं देख पाएगा। तो कभी भी जो है ना, दूसरा से सीखने का जरूरत नहीं है, अपनी गलतियों से सीखा कीजिए। ठीक है ना। अपनी गलतियों से सीखा कीजिए। एक शायरी कुछ इस प्रकार से था, मैं सीखता हूं उस शख्स के गलतियों से अक्सर, जो मुझे आईने के सामने हम शकल सा लगता है। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, खुद की गलतियों से सीखिए। आगे बढ़ते हैं। यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? तो यंग इटली की स्थापना 1831 में हुई थी। ठीक है। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो 1834 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, 1830 की क्रांति के बाद चार्ल्स दसम फ्रांस की गद्दी त्याग कर कौन सा देश भाग गया? भाई वो भगेरा था, भाग गया। कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया दोस्तों? इंग्लैंड भाग गया। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंग्लैंड भाग गया। अगला जो सवाल है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 की क्रांति जब हुई थी ना, तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में पहले बुर्बो राजवंश था, लेकिन उसके बाद आ गया अर्लेयंस वंश। कौन सा वंश? अर्लेयंस वंश। अर्लेयंस वंश। कौन सा वंश आ गया? अर्लेयंस वंश आ गया दोस्तों। ठीक है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में कौन सा शासक का शासन आया? तो कौन सा शासक बना? तो अर्लेयंस वंश का एक राजा था जिसका नाम था लुई फिलिप। क्या नाम था? लुई फिलिप। तो लुई फिलिप क्या हुआ? गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? तो काउंट काबूर की मृत्यु हुई थी 1862 ईस्वी में। कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? 1862 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। बहुत अहम आदमी था, इटली के एकीकरण में बहुत ज्यादा योगदान दिया था इस बंदे ने। इटली के एकीकरण के बाद इटली की राजधानी कहाँ बनी? तो इटली का जो एकीकरण हुआ, कर्टन बंद कर दो, पर्दा लगा दो। इटली की एकीकरण के बाद इटली की राजधानी कहाँ बनी? तो इटली की एकीकरण के बाद जो इटली की राजधानी है, रोम बनी। कहाँ बनी? रोम। इटली की राजधानी कहाँ बनी? रोम बनी। बहुत सारे देशों की राजधानी आपको याद रहना चाहिए, जैसे इटली के रोम है, रूस का मॉस्को है, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी है, भारत का नई दिल्ली है, ठीक है, फ्रांस का पेरिस है। तो ऐसे करके आपको कम से कम 100 राजधानियां तो आनी ही चाहिए। ठीक है, 250 देशों में। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। ठीक है, इन्हीं प्रश्नों के साथ आप लोगों से मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।